नमस्कार। गांधीय दर्शन में आर्थिक पक्ष का अध्ययन करने के क्रम में आज हम गांधी के रोटी के लिए शारीरिक श्रम के सिद्धांत का विवेचन करेंगे। ये सिद्धांत डिग्निटी ऑफ लेबर की भावना पर, श्रम के सम्मान की भावना पर बहुत तार्किक और मानवीय आधार पे अभिव्यक्त किया गया सिद्धांत है। गांधी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका के उपार्जन के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम अनिवार्य रूप से करना चाहिए और इसे गांधी ने इस शारीरिक श्रम के द्वारा जो भोजन या भोजन की आवश्यकता का जो अर्जन होता है उसे गांधी ने पसीने की रोटी या पसीने की कमाई कहा है, जो शुद्ध ईमानदारी के आधार पर एक परिश्रम पूर्वक अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति की भावना से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत है। और गांधी इस संदर्भ में ये मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण या मनुष्य को जो जीवन प्रदान किया है उसमें भोजन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रम के द्वारा अर्जन करना चाहिए और इसलिए जो मनुष्य बिना परिश्रम किए इस प्रकार की अपनी आवश्यकता पूरी करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें गांधी ने एक प्रकार से चोर की संज्ञा दी है। जो बिना शारीरिक श्रम के और भोजन प्राप्त करते हैं अन्य किसी प्रकार से, गांधी ने उसको अनुचित ठहराया है और उनके इस प्रयास को जो बिना शारीरिक श्रम के भोजन का अर्जन किया गया है उसे चोर या चोरी की संज्ञा दी गई है। गांधी ये कहते हैं कि ये जो रोटी के लिए परिश्रम का सिद्धांत है ये प्राकृतिक और ईश्वरीय नियम है। गांधी की ये मान्यता है कि महान प्रकृति की इच्छा और उसके जो संकेत हैं वो यही हैं कि हम रोटी पसीना बहाकर कमाएं या भोजन जो हमारी मूल आवश्यकता है उसकी प्राप्ति पूर्ति के लिए शारीरिक परिश्रम करें। और इस संदर्भ में गांधी का ये मानना है कि रोटी के लिए प्रत्येक मनुष्य को मजदूरी करनी चाहिए, शरीर को झुकाना चाहिए, ये ईश्वर का कानून है। और गांधी की ये मान्यता है कि लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इस शारीरिक श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसी न किसी रूप में उल्लेखित है या किया गया है। इसलिए गांधी का ये मानना है कि ये बड़ा प्राकृतिक और एक प्रकार का ईश्वरीय विधान है, संकेत है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए शारीरिक श्रम करके, परिश्रम करके रोटी कमानी चाहिए या भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर गांधी ये भी मानते हैं कि ये जो परिश्रम का, शारीरिक श्रम का ये सिद्धांत है ये बुद्धि सम्मत सिद्धांत है, क्योंकि गांधी के अनुसार बुद्धि भी हमें इसी चीज की ओर ले जाती है कि जो मजदूरी नहीं करते, जो शारीरिक श्रम नहीं करते, उनको खाने का क्या अधिकार है, क्या हक है। किसी न किसी रूप में अंगों की कसरत या अंगों का संचालन शारीरिक परिश्रम के रूप में राजा और रंक सबको करना चाहिए, सबको करना पड़ता है। इसलिए जो परिश्रम से भोजन के अर्जन की एक्सरसाइज है वो भी सभी को आवश्यक रूप से करनी चाहिए। तो गांधी इस सिद्धांत को बुद्धि के आधार पर, ईश्वरीय आदेश के आधार पर या धर्म ग्रंथों में दिए गए एक शिक्षाप्रद संकेत के आधार पर और प्राकृतिक नियम और प्रकृति द्वारा प्रदत्त विधान के आधार पर इस सिद्धांत को पूरी तरह से न्यायोचित ठहराते हैं। गांधी की ये भी मान्यता है कि भोजन या रोटी के प्रसंग में शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम, इन दोनों आधारों पर अगर विचार किया जाए तो गांधी ये कहते हैं कि भूख लगना एक
शारीरिक आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए जो रोटी प्राप्त की जाती है, जो भोजन प्राप्त किया जाता है, उसकी प्राप्ति भी शारीरिक श्रम के द्वारा ही की जानी चाहिए। क्योंकि भूख महसूस होना एक शारीरिक क्रिया है, शारीरिक प्रवृत्ति है, और इसलिए इस शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए, इस भूख की तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए शारीरिक श्रम किया जाना तार्किक है, न्याय संगत है और उचित है। इसलिए गांधी के अनुसार कि जो मनुष्य अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए शारीरिक क्रिया और संचालन, अंगों के संचालन के आधार पर शारीरिक श्रम करके अपनी मौलिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, वो ही प्रक्रिया उचित है, संतुलित है, मानवोचित है, धार्मिक, नैतिक और अन्य आधारों पर सर्वथा उपयुक्त है। अब क्या मनुष्य अपने बौद्धिक श्रम के द्वारा आजीविका का अर्जन नहीं कर सकता? गांधी इसके संदर्भ में कहते हैं नहीं, आजीविका का अर्जन एक शारीरिक क्रिया के आधार पर परिश्रम के द्वारा, श्रम का निर्धारण करके, शारीरिक एक प्रकार से अंगों का संचालन करके और एक शारीरिक श्रम के द्वारा उसका अर्जन या प्राप्ति की जानी चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं शरीर द्वारा ही पूरी होनी चाहिए। केवल मानसिक और बौद्धिक श्रम आत्मा के लिए हो सकता है, आत्म संतुष्टि के लिए हो सकता है, स्वयं अपने संतोष के लिए हो सकता है। उसका पुरस्कार कभी भी नहीं मांगा जाना चाहिए बौद्धिक श्रम का। लेकिन जो आजीविका का आधार है वो निश्चित रूप से शारीरिक श्रम ही होना चाहिए, बौद्धिक श्रम नहीं, क्योंकि बौद्धिक श्रम के द्वारा जो प्राप्ति होती है उसकी संतुष्टि मानसिक, मनोवैज्ञानिक या बौद्धिक रूप में होती है। और जो शारीरिक आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति, भूख लगना एक शारीरिक अनुभूति है, शारीरिक आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति निश्चित रूप से शारीरिक श्रम के द्वारा ही होनी चाहिए। इसलिए गांधी इस स्थिति के बारे में, शारीरिक श्रम के प्रकरण के बारे में, सिद्धांत के बारे में बिल्कुल सटीक रूप से ये सुनिश्चित करते हैं कि रोटी के लिए श्रम का किया जाना ही प्राकृतिक, नैतिक और अन्य आधारों पर एक औचित्यपूर्ण सिद्धांत है। इसके अलावा अन्य किसी आधार से, बौद्धिक आधार या और कोई कुशलता और चतुराई या मानसिक क्रियाओं के आधार पर अगर किसी प्रकार का बिना शारीरिक श्रम किए कोई अर्जन किया जाता है, उसको गांधी उचित नहीं मानते। गांधी ये मानते हैं कि रोटी के लिए शारीरिक श्रम का जो सिद्धांत है, इसका बहुआयामी महत्व है। ये सिद्धांत व्यक्ति, समाज और संपूर्ण मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। अनेक प्रकार के विषाद और विकार समाज, व्यक्ति और मानवता के स्तर पर इस एक सिद्धांत से संतुलित होते हैं। उन विकारों का निराकरण हो सकता है जो विषाद या विभिन्न प्रकार की समस्याएं समाज में उग्र रूप में दिखाई पड़ती हैं, उनका निदान भी गांधी वस्तुतः इसी शारीरिक श्रम के सिद्धांत में स्थापित करते हैं। इसके साथ ही साथ गांधी ये कहते हैं कि ये सिद्धांत स्वास्थ्य के नज़रिए से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत उपयुक्त है, क्योंकि शारीरिक श्रम के द्वारा जो एक्सरसाइज होती है, जो क्रियाएं होती है, शारीरिक क्रियाएं, ये एक प्रकार की कसरत होती हैं और इनसे स्वास्थ्य लाभ होता है, आयु में वृद्धि होती है, बीमारियों का निराकरण होता है और कई बीमारियों से तो पूरी तरह से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। तो क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक परिश्रम के द्वारा आजीविका का संचालन एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा आधार है, या ये एक ऐसा सिद्धांत है जो अनेक आयामों पर अनेक प्रकार की नकारात्मकता को
से निजात पाने के लिए या नकारात्मकता को दूर करने के लिए एक बहुत ही कारगर सिद्धांत गांधी के अनुसार ये शारीरिक श्रम का सिद्धांत है। साथ ही साथ गांधी ये भी मानते हैं कि व्यक्ति जब स्वतः ही जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत ही स्वास्थ्य की दृष्टि से एक बहुत ही कॉन्शियस बहुत सचेतन प्रकार का एक बहुत ही संभाल करने वाला दृष्टिकोण जो है हेल्थ के बारे में वो जागृत होगा और उससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव होगा। कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, खाद्यान्नों की कोई समस्या नहीं रहेगी, अनावश्यक संग्रह नहीं किया जाएगा, सादा जीवन की शैली जो है वो एक प्रकार से इतनी व्यवहारिक हो जाएगी कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संग्रह की प्रवृत्ति समाज में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखने में नहीं रहेगी। तो अस्तेय, अपरिग्रह आदि जो सिद्धांत हैं जो एक प्रकार के संतुलित जीवन को स्थापित करने में सहायक हैं, उन सब की पूर्ति इस शारीरिक श्रम के सिद्धांत के आधार पर संभव हो पाएगी। साथ ही साथ गांधी ये भी मानते हैं कि बुद्धि और श्रम में सहयोग से जो कृषि कार्य हैं उनमें निरंतर सुधार होगा, या लघु यंत्रों में जो पशु संचालित हैं या चरखा आदि हैं, इनमें निरंतर सुधार होगा और ग्राम्य व्यवस्था, आर्थिक सत्ता जो है वो विकेंद्रीकृत रूप में श्रम के आधार पर एक बहुत मजबूत नींव की तरह से कार्य करेगी। इस सिद्धांत से आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण श्रम के उतने ही केंद्रों के रूप में हो जाएगा जितने केंद्र में या जितने आधार पर व्यक्ति शारीरिक श्रम करके अर्थ तत्व का अर्जन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रम की निष्ठा कायम होगी। जो लेबर श्रम है उसके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की निष्ठा कायम होगी। समाज में मौजूद समस्त व्यवसायों को एक समान नजरिया या समान महत्व प्राप्त होगा। अगर इस शारीरिक श्रम के निरपवाद कानून को सभी माने तो गांधी ये कहते हैं कि समाज से धीरे धीरे उच्चता और निम्नता का, ऊंच नीच का जो भेद है वो भी मिट जाएगा या समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार गांधी के अनुसार ये सिद्धांत, शारीरिक श्रम का ये सिद्धांत सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों की पालना में, जो कि एक गुणात्मक जीवन के लिए बहुत आवश्यक सिद्धांत गांधी ये मानते हैं सद जीवन और सद व्यवहार के लिए, तो ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इन सिद्धांतों की पूर्ति भी, उनकी पालना भी इस सिद्धांत के, शारीरिक श्रम के सिद्धांत से पूरी हो पाएंगी। और इसलिए गांधी ये मानते हैं कि ये शारीरिक श्रम का सिद्धांत व्यक्ति मात्र के लिए अनुकरणीय है, उन्हें पालन इसका करना चाहिए, क्योंकि श्रम पूंजी की तुलना में निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। बिना श्रम के सोना, चांदी या जो भी बहुमूल्य धातुएं हैं वो व्यर्थ हैं। किसी भी बहुमूल्य धातु का मूल्य या उसका बहुमूल्य स्तर जब उसमें उस पूंजी में जब श्रम का निवेश होता है तब सोना सोना बन के सामने आता है, या बहुमूल्य धातुएं जो हैं वो अपने उच्चतम या बहुमूल्य स्तर तक पहुंचती हैं। तो इसलिए गांधी मानते कि बहुमूल्य सोना या बहुमूल्य कीमती धातुएं नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा कीमती है श्रम, जिसका निवेश करने के बाद ही विभिन्न वस्तुएं या विभिन्न जो कीमती चीज़ें हैं वो अपने उच्चतम मूल्य तक पहुंचती हैं। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि अगर श्रम में और पूंजी में एक प्रकार का मेल हो जाए तो पूंजी के साथ सम्मानजनक समानता के आधार पर सहयोग का प्रस्ताव जो है वो श्रम के रूप में स्थापित हो पाएगा। तो जो आर्थिक उत्पादन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक प्रकार से जितनी भी
उच्चतम स्तर के पदार्थ हैं, गांधी के अनुसार इन पदार्थों का उचित मूल्य तभी निर्धारित होता है जब इन्हें प्रत्यक्ष किया जाता है। और ये सारी बहुमूल्य पदार्थ और जो धातुएं हैं, ये प्रत्यक्ष कब होती हैं? जब इनको शारीरिक श्रम के द्वारा, खनन क्रिया है या माइनिंग का कार्य है या इनको फिनिशिंग का कार्य, किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम के द्वारा इनको निखार कर उनका जो मूल्य है उसको निर्धारित किया जाता है। तो इसलिए गांधी ये मानते हैं कि वास्तव में जो कीमती चीज़ है, जो श्रम है, वो ही धरती की कोख से बहुमूल्य धातुएं या बहुमूल्य वस्तुएं निकालकर उनको उचित मूल्य के स्तर तक पहुंचाता है। इसलिए जो वास्तविक महत्वपूर्ण चीज़ है वो शारीरिक श्रम है, धातुएं या अन्य हीरे जवाहरात आदि नहीं है। तो गांधी ये मानते हैं कि वस्तुतः श्रम ही पूंजी का सृजन करता है, निर्माण करता है। श्रमिक के दो हाथ जो अर्जित कर सकते हैं वो पूंजीपति केवल सोने चांदी से, मशीनों से अर्जित कभी भी नहीं कर सकता। किंतु गांधी ये भी कहते हैं कि श्रमिक को अपने शारीरिक श्रम के प्रति सचेतन रहना होगा। यदि श्रम एक हाथ में उत्पादन की क्रिया से जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ उसको श्रमिकों को अपने आजीविका की प्रक्रिया से भी उसको जोड़कर रखना होगा। तो सारा संकट गांधी कहते हैं इस कारण उत्पन्न हुआ है कि श्रमिक और श्रमिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग जो हैं उन्होंने श्रम की गरिमा और शक्ति को नहीं समझा। इसलिए पूंजी का क्षेत्र अलग हो गया और श्रम का क्षेत्र अलग हो गया। गांधी ये कहते हैं कि इन दोनों का मेल होने से ही पूंजी की विषमता और पूंजी के संदर्भ में जो उच्चता और निम्नता का भेद है वो खत्म होगा और श्रम की प्रतिष्ठा बनेगी, स्थापित होगी। और इस प्रकार से श्रम का जो सम्मान है वो एक सुदृढ़ आर्थिक, सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के निर्धारण का मूल आधार बन पाएगा। तो रोटी के लिए श्रम का, शारीरिक श्रम का पालन जो है वो गांधी के अनुसार बाई फोर्स नहीं होगा, सब स्वतः प्रेरित आधार पर स्वेच्छा से इस नियम या इस सिद्धांत की पालना सुनिश्चित करेंगे। और गांधी ये मानते हैं कि पसीने की कमाई के इस प्राकृतिक सिद्धांत का कोई भी व्यक्ति मजबूरी में पालन नहीं करेगा, क्योंकि मजबूरी में किया हुआ पालन गरीबी, रोग, असंतोष, अवसाद, उग्रता को जन्म देता है। ये तो एक प्रकार की गुलामी हो जाएगी। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि श्रम की प्रतिष्ठा और शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति का ये सिद्धांत, ये प्राकृतिक नियम सभी स्वेच्छा से इसकी पालना करेंगे। इसके स्वेच्छापूर्ण पालना के आधार से ही संतोष और स्वास्थ्य का सुख या आधार प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ उत्पादन प्रक्रिया में विकेंद्रित होने पर पूंजी की तुलना में एक प्रकार से श्रम की स्थापना या महत्ता जो है वो निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाएगी। इसलिए गांधी बहुत सटीक रूप में इस एक श्रम, रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत की अनुपालना को संपूर्ण मानवता के लिए निहायत सुरक्षित, आवश्यक, प्राकृतिक, नैतिक रूप से समर्थन किए जाने वाला और धार्मिक दृष्टि से भी इसके बारे में पूरी तरह से एक सुनिश्चित विधान है जो बार बार ये संकेत करता है कि हमें परिश्रम के द्वारा ही अर्जन करना चाहिए, श्रम के द्वारा ही अर्जन करना चाहिए। तो सभी आयामों पर, संभव जितने भी आयाम हैं, सभी आयामों पर गांधी श्रम की प्रतिष्ठा के सिद्धांत के रूप में, श्रम के में निष्ठा के रूप में, रोटी के लिए परिश्रम के इस सिद्धांत का अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए,
समाज के नैतिक और आदर्श मजबूत आधार के लिए नैतिक और प्राकृतिक रूप में व्यवस्थाओं को और इकाइयों को और मानवीय क्रियाओं को संचालित करने के क्रम में रोटी के लिए परिश्रम के इस सिद्धांत का पुरजोर समर्थन करते हैं और व्यक्ति मात्र के लिए इसे एक आवश्यक, अनिवार्य और प्राकृतिक कर्तव्य के रूप में स्वेच्छा से प्रेरित होकर और इसकी पालना के लिए व्यक्ति मात्र को आगे आने का आह्वान करते हैं। धन्यवाद।